मैं गौरव मल्होत्रा सन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज से हम शुरू करने वाले हैं इंग्लिश बेसिक बैच। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको इंग्लिश के बेसिक में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हीं बच्चों को खासकर ध्यान में रखते हुए आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आपके लिए इंग्लिश का एक बेसिक बैच। ये बैच मोस्टली डेडिकेटेड है 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए। हालांकि जो कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका बेसिक अच्छा नहीं होता है वो भी इन क्लासेस को ले सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि बेसिक बैच कंप्लीटली अपलोड किया जाएगा। कहने का मतलब जितनी भी क्लासेस होती हैं बेसिक्स की वो सारी अपलोड करेंगे हम। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि प्रत्येक क्लास का आपके पास नोटिफिकेशन आ सके और आप अपना इंग्लिश का बेसिक शानदार बना सकें। पहली बात। दूसरी बात, जैसे ही आपका बेसिक कंप्लीट होता है हम आपका सिलेबस शुरू करेंगे और टोटल सिलेबस आपको प्रोवाइड करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर, सन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। ध्यान रखना, इसलिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि अगर उनका भी इंग्लिश का जो बेसिक है वो अगर कमजोर है इंग्लिश में, उनको बेसिक चीजें ही नहीं आती हैं, तो इन क्लासेस के माध्यम से वो अपने इंग्लिश का बेसिक ठीक कर सके और आगे कंपटीशन में आपको पता है इंग्लिश का कितना बड़ा रोल रहता है, वहां पर भी अपनी इंग्लिश को मजबूत करके अच्छी से अच्छा स्कोर कर सके। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के हम आज की क्लास शुरू करने वाले हैं। ये क्लास है इंग्लिश बैच क्लास, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम इंग्लिश बेसिक जो बैच है आपका उसकी क्लासेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहली क्लास रखता हूं मैं इंग्लिश इंट्रोडक्शन क्लास। देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है इंग्लिश इंट्रोडक्शन सबसे पहली बेसिक क्लास होती है। एकदम हम बेटा जीरो से शुरू करने वाले हैं। आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट रहें, आप सबकी समझ में आएगा। बस एक ही बात है, धैर्य बनाए रखें, क्लासेस को, कंप्लीट क्लासेस को ले। ऐसा नहीं है बीच में से क्लासेस को छोड़कर अगर आप चले जाएंगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। कुछ चीजें आपको हालांकि एडवांस भी मिलेंगी, लेकिन घबराना नहीं है चीजों से। आप जितना सीख सकते हैं उतना सीखिए और मैं दावा करता हूं आपकी इंग्लिश इस बेसिक बैच के बाद में आपकी इंग्लिश बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि सबसे जो पहली क्लास होती है हमारी, जब हम शुरू करते हैं इंग्लिश का बेसिक, तो सबसे पहली क्लास होती है वो होती है इंग्लिश इंट्रोडक्शन क्लास। कहने का मतलब हम आज की क्लास में बात करेंगे इंग्लिश के इंट्रोडक्शन के बारे में, बिल्कुल सिंपल तरीके से, जीरो तरीके से, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश के बारे में बात करें तो बेटा इंग्लिश है वो एक भाषा है। इंग्लिश क्या है? एक भाषा। तो इस लाइन को हम कैसे लिखते हैं? इस लाइन को हम लिखते हैं इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। ध्यान रखेंगे बेटा, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब होता है बेटा भाषा। हिंदी में भी लिख देता हूं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमारी अंग्रेजी समझ में नहीं आती, तो उनके लिए अंग्रेजी एक भाषा है। देखिए, पहली बात, ये जो क्लास है आपकी वो इंग्लिश की क्लास है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको फोकस इंग्लिश पे ही करना है। ये हिंदी भाषा का प्रयोग इंग्लिश में हम सहूलियत के लिए करते हैं ताकि आप चीजों को समझ सको। क्योंकि मैं भी जानता हूं आपकी मातृभाषा हिंदी है तो आपको हिंदी में चीजें आसानी से समझ में आ जाती है। इसलिए ये जो इंग्लिश वाली लाइन है, अगर आपको पहली बार में समझ नहीं आती, देखो ये तो सिंपल लाइन है लेकिन मैं आपको सारी चीजें इंग्लिश में ही लिखाऊंगा, तो आपको ध्यान रखना है कि जो इंग्लिश में लिखाऊंगा तो आप डर जाएं कहीं कि सर तो इंग्लिश में लिखा रहे हैं, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं आपके लिए हिंदी भी लिखा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप खुद को हिंदी के साथ में कंफर्टेबल मत करना। अगर आप पूरी इंग्लिश को हिंदी के साथ में कंफर्टेबल कर लेंगे तो बहुत पछताएंगे। ध्यान रखना, आपको फोकस करना है इंग्लिश पे। जैसे मैंने यहाँ पर ये लिख दिया अंग्रेजी एक भाषा, आप कुछ नॉर्मली समझ गए, लेकिन अब आपको अंग्रेजी एक भाषा है ये नहीं बोलना है, आपको बोलना है इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। कहने का मतलब है इंग्लिश पे फोकस करो ताकि आपका कॉम्प्रिहेंशन नाम की एक जो चीज होती है, एक समझ होती है अंग्रेजी के प्रति, वो जल्दी से जल्दी डेवलप हो और आपका इंग्लिश के प्रति जो फियर है वो भी खत्म हो जाए और आप बेहतर से बेहतरीन कर पाए, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अंग्रेजी क्या होती है बेटा? भाषा। अंग्रेजी होती है भाषा, ठीक है। अब बात आती है सर ये भाषा क्या होती है? अंग्रेजी के बारे में बात कर रहे हैं तो अंग्रेजी के बारे में जितनी भी चीजें हम इस आज की क्लास में कवर अप करेंगे। अब बात आती है सर ये भाषा क्या होती है, तो भाषा पे भी चर्चा करते हैं। आप नो टेंशन रहिए, हम सारी चीजों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। दूसरी चीज आती है इसमें भाषा। अंग्रेजी की जब हमने जाना कि अंग्रेजी एक भाषा है तो ये भी जानना जरूरी है कि भाषा क्या होती है। तो बेटा भाषा होती है कम्युनिकेशन का एक मीडियम।
भाषा एक माध्यम होती है और एक ऐसा माध्यम होती है जिसके माध्यम से मैं जो अपने विचार हैं वो आप तक पहुंचा पा रहा हूं, यही भाषा है। तो हम इसमें क्या लिखते हैं, लैंग्वेज, लैंग्वेज इज द मीडियम। बेटा मीडियम का मतलब क्या होता है, माध्यम। मीडियम का मतलब क्या होता है, माध्यम। और माध्यम किसका होता है, ये लैंग्वेज किस चीज का माध्यम होता है, कम्युनिकेशन। किस चीज का माध्यम होता है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बेटा संचार। अब इस चीज को भी, प्रत्येक वर्ड को, प्रत्येक टर्म को मैं आपको समझाऊंगा, आपको टेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस क्लास के अंत तक बने रहिए, प्रत्येक चीज को देखिए, क्योंकि हमने बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं हम, या जीरो से ही शुरू किया है मैंने। बिल्कुल देखो, पहला शब्द उठाया है इंग्लिश, कि अंग्रेजी एक भाषा है। मैं आपको कंटेंटेड चीजें एकदम प्रॉपरली, वही चीजें जो आपके बेसिक को कवर अप करेंगी सिंपली तरीके से। हम चीजों को सिंपली रखने वाले हैं, ये बात भी ध्यान रखना, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। जितनी काम की चीजें हैं उन्हीं चीजों पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, लैंग्वेज का मतलब भाषा, मीडियम का मतलब एक माध्यम होती है। किस चीज का माध्यम, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब बातचीत का माध्यम, एक तरीके से हिंदी में कहेंगे इसके, भाषा संचार का माध्यम है। भाषा क्या है बेटा, संचार का माध्यम। संचार क्या होता है बेटा, कम्युनिकेशन। संचार क्या होता है, कम्युनिकेशन। अब फिर से मैं आपसे कह रहा हूं, यहां पर मैंने हिंदी आपकी सहूलियत के लिए लिखी है, ना कि मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं आपको। आपको कंफर्टेबल होना है इंग्लिश के साथ में। अगर आप इंग्लिश के साथ में कंफर्टेबल हो गए तो मैं गारंटी देता हूं कि अंग्रेजी का डर और आपके अंदर से खत्म हो जाएगा, पहली बात तो। दूसरी बात, अंग्रेजी के प्रति, इंग्लिश के प्रति जो आपका कॉम्प्रिहेंशन है वो काफी हद तक डेवलप हो जाएगा। अगली बार जैसे अब मैं इस स्लाइड में आपको जितने भी आप नोट्स बनाएंगे, देखो साथ ही साथ नोट्स बनाते चलेंगे तो बहुत ही अच्छे रहेंगे। आप कोई रिवीजन कर सकते हैं, चीजों को पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं, क्योंकि लिखित चीजें लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी। मैं जितनी भी बातें आपसे क्लास में कह रहा हूं, आप सुन रहे हो उन्हें, तो सुनकर वो चीजें याद नहीं रह सकती, या देखकर ही चीजें स्थायी रूप से याद नहीं रह सकती। तो अगर आप नोट्स भी बनाते चलेंगे बेटा, तो वो चीजें आपको कंप्लीटली लॉन्ग टाइम तक और स्थायी रूप से याद रहेंगी, ठीक है। इसलिए नोट्स भी बनाते चलें। और जब आप नोट्स पढ़ेंगे आगे चलकर, जैसे मैं तो बेटा जो बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा हूं, इसलिए जो बच्चा बिल्कुल नहीं जानता उसके लिए मैं ये सारे सजेशन दे रहा हूं। अगर आपको आता है तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि इस हिंदी का प्रयोग आप अपने नोट्स में बिल्कुल भी ना करें, इंग्लिश ही लिखें। अगर आप इसको समझ पा रहे हैं कि अंग्रेजी एक भाषा है तो इसी लिखें, इंग्लिश इज द लैंग्वेज। अगर आप समझ पा रहे हैं लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, आप यदि आप इस चीज को भी समझ पा रहे हैं तो इंग्लिश ही यूज करें, नो हिंदी यूज, ठीक है। आपको हिंदी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। हिंदी से तो बचना है जितना बच सकते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहली बात करते हैं, इंग्लिश इज द लैंग्वेज, लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरी बात, अब हमारा एक और शब्द आया, ये कम्युनिकेशन। एक और शब्द आ गया सर, कम्युनिकेशन। मैंने बेटा कोई बात नहीं, हम कम्युनिकेशन को भी जान लेते हैं। ये देखिए, अब हम जानते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। देखिए, कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन बेटा एक प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जिसमें होता क्या है इस प्रोसेस में, कि मैं अपने विचार आप तक पहुंचाता हूं या आप अपने विचार मुझ तक पहुंचाते हैं। दो व्यक्तियों के मध्य विचारों का आदान प्रदान होता है, इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। तो देखिए, लैंग्वेज तो हमने बात कर ली लैंग्वेज के बारे में। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है बेटा, एक प्रोसेस होता है, इज अ प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब एक ऐसी प्रक्रिया होती है, किस चीज की प्रक्रिया, ऑफ। यहां पर मैंने ऑफ लगा दी तो यहां पर द लगाना पड़ा। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ, किस चीज की प्रक्रिया होती है बेटा, एक्सचेंजिंग थॉट्स। एक्सचेंज का मतलब बेटा आदान प्रदान करना, एक्सचेंजिंग थॉट्स एंड आइडियाज, थॉट्स एंड आइडियाज। जो आपके विचार होते हैं उनको एक्सचेंज करने का जो प्रोसेस होता है उसे ही क्या कहते हैं, हम कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। कह सकते हैं, मैं लिखता हूं, सॉरी रेड मार्कर यूज नहीं करना है मुझे। विचारों के आदान प्रदान, एक्सचेंज का मतलब आदान प्रदान की प्रक्रिया को कम्युनिकेशन कहते हैं। प्रक्रिया ही कम्युनिकेशन है, ठीक है। ओके बेटा, अब कम्युनिकेशन भी हमने समझ लिया कि हम अपने जो थॉट्स एंड आइडियाज है, इमोशंस है, अपने भाव और विचार है, इमोशंस एंड थॉट्स, या फिर थॉट्स एंड इमोशंस,
ठीक है, आइडियाज भी है, एक ही बात है, ठीक है, थॉट्स आइडियाज कुछ भी कह लो, इमोशंस भाव और विचार, अपने भाव विचारों को हम एक दूसरे से एक्सचेंज कर पा रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कम्युनिकेशन। और इससे ये जो कम्युनिकेशन का जो मीडियम है, हम जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जिस चीज का यूज कर रहे हैं, उसे कहते हैं भाषा। ठीक है, इस प्रोसेस में कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं आपको, और जान लेते हैं। देखो कम्युनिकेशन, प्रॉपरली नोट्स भी बनाते रहना बेटा। कम्युनिकेशन दो प्रकार का होता है बेटा। कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। नंबर फर्स्ट होता है बेटा वर्बल कम्युनिकेशन, ध्यान रखेंगे, वर्बल कम्युनिकेशन। ये जो शब्दावली आती जा रही है, देखो पहली बार अगर हम किसी अंग्रेज के नाम को देखेंगे तो हमें अटपटा लगेगा, सही है कि नहीं? जॉन क्लिंटन, ये ब्रेंडन मैकुलम, कुछ भी हो सकता है, तो लेकिन आपको इनके सामने कंफर्टेबल होना है, आपको इनसे डरना नहीं है। आप इसको बार बार बोल के देखिए, आपको डर खत्म ही हो जाएगा। इसको 100 बार पढ़ लीजिए, मैं कह रहा हूं। आपको अगर कुछ बच्चों को पढ़ने में भी दिक्कत आती है तो उसका भी सॉल्यूशन बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहना, मैं सॉल्यूशन बताऊंगा जिन बच्चों को इंग्लिश भी पढ़ना नहीं आता उनके लिए, ठीक है? आप बेफिक्र रहिए, लेकिन मैं तब तक आपको एक सजेशन देना चाहता हूं, इनको बार बार मेरे साथ में रिपीट करिए, ठीक है? जैसे मैं बोलता हूं वर्बल कम्युनिकेशन, तो एक बार अपने मन में जरूर रिपीट करिए वर्बल कम्युनिकेशन, मेरे साथ में एक बार तो जरूर रिपीट करिए वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है? एक होता है बेटा वर्बल कम्युनिकेशन, एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं होता क्या है बेटा। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक तरीके से मौखिक संचार, मौखिक कम्युनिकेशन होता है। कहने का मतलब हम किसी व्यक्ति को अपने विचार को बोलकर बताते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वर्बल कम्युनिकेशन के लिए वी नीड अ लैंग्वेज, हमें भाषा की आवश्यकता वर्बल कम्युनिकेशन के लिए ही होती है। फॉर वर्बल कम्युनिकेशन, ध्यान रखना, हमें वर्बल कम्युनिकेशन के लिए ही भाषा की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब जो हम बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो वही भाषा है। हिंदी से कंपेयर ना करिएगा कि सर एक सांकेतिक भाषा भी होती है। यहाँ पर अंग्रेजी में कोई भी सांकेतिक भाषा नहीं होती, बल्कि सांकेतिक, नॉन वर्बल कहते हैं उसे, वो कम्युनिकेशन होता है, ना कि लैंग्वेज। लैंग्वेज इंग्लिश में उसी को माना जाता है जो हम बोलकर व्यक्त करते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो ये वर्बल कम्युनिकेशन है ना, इसी के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है? लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। नॉन वर्बल का मतलब होता है एक तरीके से बेटा सांकेतिक। नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है बेटा? एक तरीके से सांकेतिक। ये कम्युनिकेशन होता है। जैसे हम सांकेतिक भाषा, इशारों वाली भाषा होती है, अगर हम इशारों वाली भाषा की बात करें तो हिंदी में होती है वो सांकेतिक भाषा। इंग्लिश में सांकेतिक भाषा नहीं होती, इंग्लिश में सांकेतिक संचार होता है, जिसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। ये बात ध्यान रखिए। बच्चों की मानसिकता क्या बन जाती है? हिंदी इंग्लिश सेम है, हिंदी के सारे कॉन्सेप्ट को इंग्लिश में घुसेड़ देते हैं, जो कि सही नहीं है। ध्यान रखना, हिंदी अलग लैंग्वेज है तो इंग्लिश अलग लैंग्वेज है। इंग्लिश में कोई भी मौखिक भाषा नहीं होती, जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है? सॉरी, मौखिक की जगह सांकेतिक की बात कर रहा हूं, सॉरी। सांकेतिक भाषा अंग्रेजी में नहीं होती, सांकेतिक भाषा हिंदी में होती है, ठीक है? सांकेतिक भाषा अंग्रेजी में नहीं होती। अंग्रेजी में क्या होता है? सांकेतिक भाषा की जगह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इंग्लिश में उसे कम्युनिकेशन कहते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हिंदी में सांकेतिक भाषा भले ही कहते हैं। तो इंग्लिश में जिन्हें हम बोलते हैं, मौखिक रूप से बोलते हैं, वही लैंग्वेज का पार्ट है। जिन्हें हम मौखिक रूप से बोलते हैं वही लैंग्वेज का पार्ट है, जिन्हें इशारों में बताते हैं वो लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, ठीक है? वो कम्युनिकेशन है। क्या है बेटा? कम्युनिकेशन। ये सिंपली हमने इसके बारे में जान लिया, ठीक है? अब हम लौट के चलते हैं पहली चीजों पर कि हमने ये कम्युनिकेशन क्यों सीखा था, कम्युनिकेशन के बारे में क्यों जानकारी प्राप्त करी। क्योंकि ये कम्युनिकेशन वर्ड लैंग्वेज की परिभाषा में आ रहा था, लैंग्वेज में आ रहा था। तो हमारा मेन मकसद है वही लैंग्वेज को जानना है। हम लैंग्वेज पर डिस्कशन करेंगे। किस पर डिस्कशन करेंगे बेटा? लैंग्वेज पर, ठीक है? लैंग्वेज पर अभी हम और डिस्कशन करेंगे बेटा, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? चलते हैं आगे। लैंग्वेज पे बेटा अभी हमें और भी बातें करनी है, बहुत सारी बातें करनी है, और बिल्कुल मैं जीरो से आपको चीजों को समझाते चल रहा हूं। आप मस्त रहिए, बस जुड़े रहिए। आपको अंग्रेजी बहुत ही सिंपल लगने वाली है इस क्लास के बाद, नहीं इस पूरे बेसिक बैच के बाद, ठीक है? इसको हम जल्दी खत्म कर लेंगे, ज्यादा टाइम भी नहीं लेंगे। आपका इतना बेसिक करा देंगे कि आपको 10th और 12th में जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसे पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
आप सीधा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। और आप कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स हैं तो कंपटीशन में भी आपकी बेसिक अगर कंप्लीट हो जाती है तो आपको पता है 10th और 12th पास ही एग्जाम होते हैं बहुत सारे कंपटीशन के, तो 10th और 12th का सिलेबस ही आता है, उसके लिए बेसिक्स तो बहुत जरूरी है, तो बेसिक की क्लास बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं लैंग्वेज पर, बात करते हैं भाषा की। भाषा के बारे में जितनी बात करी जाए बेटा उतनी ही कम है लैंग्वेज के बारे में। चलिए कुछ बातें करते हैं भाषा के बारे में। सबसे पहली बात है, भाषा इवोल्यूशनरी होती है बेटा, इवोल्यूशनरी। देखो ये वर्ड आया, कुछ बच्चे इसको देखते ही चकरा गए, ऐसा नहीं करना है, डरना तो बिल्कुल नहीं है, चीजों को समझिए, एक बार मेरे साथ में रिपीट करिए, इवोल्यूशनरी, ठीक है। मतलब मैं समझा दूंगा इसका, नो टेंशन, मतलब मैं समझा दूंगा, इसकी चिंता ना करिए, लेकिन शब्दों से डरिए नहीं, इनको बोलिए इवोल्यूशनरी एंड डायनामिक। भाषा होती है बेटा विकासशील और परिवर्तनशील। इवोल्यूशनरी का मतलब होता है विकासशील एंड परिवर्तनशील। इसका मतलब क्या है, भाषा में बदलाव होते रहते हैं। अगर आप समझे भाषा स्थायी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। लैंग्वेज में क्या है, चेंजेस होते रहते हैं समय समय के हिसाब से, बहुत सारी चीजें बदलती हैं, बहुत सारे नियम बदलते हैं। जैसे हिंदी में बदलते हैं नियम, ऐसे इंग्लिश में भी बदलते हैं, ठीक है। बहुत सारे नियम, रूल्स, वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, बहुत सारी चीजें चेंजेस आते रहते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है, समय के अनुसार। पहली बात। दूसरी बात, अगर गौर देंगे आप तो ये सिंबॉलिक सिस्टम है लैंग्वेज पूरा। लैंग्वेज क्या होता है, सिंबॉलिक सिस्टम। सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सिंबल्स होते हैं, द सिस्टम ऑफ सिंबल्स। सिस्टम का मतलब पद्धति, किस चीज की पद्धति, सिंबल्स। सिंबल्स का मतलब होता है प्रतीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। कहने का मतलब लैंग्वेज में सिंबल्स होते हैं और ये उन सिंबल्स का एक सिस्टमैटिक सिस्टम होता है। कहने का मतलब सिस्टमैटिकली सारे सिंबल्स व्यवस्थित होते हैं इनमें। सिंबल्स का मतलब होता है बेटा प्रतीक, क्या होता है, प्रतीक चिन्ह, ठीक है, प्रतीक। ये जो सिंबल्स होते हैं ये बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से लैंग्वेज में व्यवस्थित होते हैं। जैसे हमारी हिंदी भाषा की वर्णमाला है उसमें सारी चीजें व्यवस्थित हैं, ऐसे इंग्लिश में जो सिंबल्स हैं वो व्यवस्थित होते हैं। जैसे कुछ सिंबल्स की बात करूं, जैसे ये है बेटा ए, क्या है ये है बी। अब देखिए, अब कुछ बच्चे क्या है ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि सर इसको ए क्यों कहते हैं, सर इसको आपने ऐसा क्यों नहीं बनाया, सर ए, सर आपने बी ऐसा क्यों नहीं बनाया। देखो बेटा ये है सिंबल्स। लैंग्वेज ये सिंबॉलिक सिस्टम होता है जिसमें सिंबल्स होते हैं, उनका एक फिक्स सिस्टम है। अगर ए हमारे समय से पहले शुरुआत से ए अगर ऐसी बनाई जाती तो हम ऐसे ए बनाते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। ये सिंबल प्रतीक मान लिए गए, सिंबल्स मान लिए गए कि अगर ऐसी कोई शेप हमें दिखती है उसे हम, ऐसा कोई सिंबल दिखता है उसे हम ए कहेंगे, ऐसा सिंबल दिखता है उसे हम बी कहेंगे। तो ये जो सिंबल्स हैं जो मान लिए गए हैं, जिनको ए बी सी डी ई एफ ऐसे इनको जाना जाता है या माना जाता है, तो ऐसे ही हमें भी मानना पड़ेगा। तो इस चीज का कोई भी जवाब नहीं है कि ए ऐसे ही क्यों बनती है, इसको ए क्यों कहते हैं, इसको ए क्यों नहीं कहते, ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें सिस्टम्स है। सिस्टम्स पे बात आती है, किस पे बात आती है, सिस्टम्स। तो सिस्टम्स पे बात आती है, तो अगर मैं भाषा के सिस्टम्स की बात करूं बेटा, सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज, इसका मतलब है बेटा भाषा के सिस्टम। अब भाषा के सिस्टम की बात करता हूं करूं मैं बेटा, तो भाषा के 4 सिस्टम होते हैं। कितने सिस्टम होते हैं, 4। पहला सिस्टम है बेटा मॉर्फोलॉजी। क्या कहते हैं पहले सिस्टम को, मॉर्फोलॉजी। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं। देखो मैं शुरुआत कर रहा हूं आपको इंग्लिश के साथ में हल्का सा कंफर्टेबल करूं, कुछ अपने थॉट्स है उनको आपके सामने कन्विंसिंग तरीके से रख पाऊं, ठीक है। आप समझिए, आपको ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा, चलो मैंने माना आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इस वर्ड को देखिए, तो मैं तो आपके अंदर से वो डर निकालना चाहता हूं जो इस शब्द को देखकर आपके मन में आ रहा है। अगर इसको मैं ना समझा पाऊं, दैट्स माय मिस्टेक, वो मेरी गलती है। देखो अगर मैं इसको समझा ना पाऊं वो मेरी गलती है, लेकिन आप इसको पहली बार देख के ही डर जाएं वो आपकी गलती है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये मॉर्फोलॉजी वर्ड है, इसको हम समझाएंगे अच्छे तरीके से, आपकी समझ में भी आ जाएगा। ये न्यू वर्ड्स आपको जैसे ही मिलते हैं बच्चे घबरा जाते हैं, क्या है मॉर्फोलॉजी, क्या है। और भी देखो मैं लिखता हूं, एक है मॉर्फोलॉजी, नंबर 2 है फोनोलॉजी, नंबर 3 सेमांटिक्स, नंबर 4 सिंटैक्स।
कुछ बच्चे ये देख के ही डर जाते हैं, क्या सर ने ये क्या लिख दिया, हमारी तो समझ में नहीं आया। अरे बेटा समझ में आएगा, आप नो टेंशन रहिए, आपकी पूरी समझ में आएगा। लेकिन डरिए ना, ये वर्ड आपके सामने नए नए आ रहे हैं, नए नए आ रहे हैं जो वर्ड आपके सामने, उनके साथ में खुद को कंफर्टेबल करिए, क्योंकि आपको 10th की बुक्स भी पढ़नी है, 12th की बुक्स भी पढ़नी है, वहां पर भी आपके सामने बहुत सारे नए नए वर्ड्स आएंगे। अगर आप उन्हें पहली बार में देखकर घबरा गए तो फिर जय जय हो जाएगी आपकी। ध्यान रखना इस बात को, तो घबराना नहीं है, समझाऊंगा ना मैं इनको, आपको 1% दिक्कत नहीं आएगी। चलो समझा ही देता हूं। पहला ये वर्ड है मॉर्फोलॉजी। ये मॉर्फोलॉजी नाम का जो वर्ड है इसको कहते हैं शब्द विज्ञान। क्या कहते हैं हिंदी में? शब्द विज्ञान। शब्द विज्ञान में क्या होता है, ये वर्ड्स हैं वो कैसे बनते हैं इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, द स्टडी द फॉर्मेशन स्टडी, पहली बात मैं लिख देता हूं, स्टडी की जाती है ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। कहने का मतलब शब्द रचना से संबंधित शब्दों की रचना की जाती है। जैसे बेटा हिंदी में होता है संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, प्रत्यय जोड़ देते हैं, उपसर्ग जोड़ देते हैं। इंग्लिश में भी प्रत्यय उपसर्ग होते हैं, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ठीक है, तो शब्दों को कैसे फॉर्म करना है, कैसे बनाना है, अगर उस चीज का हम जिस सिस्टम के अंदर अध्ययन करते हैं उस सिस्टम को कहते हैं मॉर्फोलॉजी। क्या कहते हैं बेटा? मॉर्फोलॉजी। सिंपल सी बात है, मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम वर्ड्स को फॉर्म करेंगे, नए नए वर्ड्स बनाएंगे। ठीक है, नए नए वर्ड्स को हम बनाएंगे, वही मॉर्फोलॉजी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस शब्द के साथ में आपको कंफर्ट लेना है और आपको आना चाहिए शब्द का मतलब, कि इसका मीन्स क्या होता है, उसका हिंदी अर्थ। देखो बेटा, हिंदी अर्थ पे बिल्कुल भी मत जाइए। देखो मैं ये क्यों लिख रहा हूं, सर आप क्यों लिख रहे हैं, फिर हिंदी अर्थ पे जाना ही नहीं है। मैं नहीं लिखूं इस शब्द को, लेकिन अगर मैंने आपको कहा शब्द विज्ञान, तो आपको समझ में आ गया एक ऐसा विज्ञान होगा जिसमें शब्द बनाएंगे। आ गया ना समझ में? लेकिन अगर मैं इस हिंदी को ना लिखूं, मैं सिर्फ आपको मॉर्फोलॉजी 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 कहता रहूं, तो शायद चीजें आपको कठिन लगे। इसलिए मैं आपको चीजों को आसानी से समझा सकूं, इसलिए मैं हिंदी का प्रयोग कर रहा हूं, वरना मैं नहीं करता। लेकिन आपसे मैं जरूर कह रहा हूं, आपको हिंदी का आदी नहीं होना है, हिंदी के साथ में कंफर्टेबल नहीं होना है। ये इंग्लिश बेसिक क्लास है, तो इंग्लिश का ही आदी होना है और इंग्लिश के साथ में कंफर्टेबल होना है। कभी आपसे पूछूं मैं मॉर्फोलॉजी, व्हाट इज मॉर्फोलॉजी, तो आपको कहना है मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी, या फिर साइंस कह सकते हैं किस चीज का, द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों की रचना का एक स्टडी होती है, शब्दों की रचना की या शब्दों की रचना का एक विज्ञान होता है, जिसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ना कि आपको मुझे उसका हिंदी अर्थ बताइए या हिंदी में परिभाषा बताइए, ऐसा कुछ भी नहीं। आप उसका सेंस समझ पा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मॉर्फोलॉजी में क्या होता है आप समझ पा रहे हैं, शब्द बनाए जाते हैं सर नए नए, बस यही इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मॉर्फोलॉजी का हिंदी अर्थ क्या होता है, नहीं। इंग्लिश की क्लासेस में बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इंग्लिश की क्लासेस में जरूरी क्या होता है बेटा, मैं आपको एक शब्द बता दे रहा हूं, ये जरूरी है बस। ये अगर आपके अंदर आ गया तो ये समझ लीजिए 50% आपकी इंग्लिश खत्म हो गई। ये वर्ड 50% इंग्लिश कंप्लीट। इस एक शब्द की वजह से आप सोचिए कितना इंपैक्ट है कि आपकी आधी सी इंग्लिश तो कंप्लीट ही हो जा रही है। एक शब्द, वो शब्द कौन सा है मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो शब्द है कॉम्प्रिहेंशन। क्या, कौन सा शब्द है? कॉम्प्रिहेंशन। अब ये कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है बेटा? कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब क्या होता है? समझने की क्षमता। क्या होता है इसका मतलब? समझने की क्षमता। तो चीजों को आप समझ पा रहे हैं, समझना जरूरी है बेटा, रटना याद करना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। और मैं आपसे फिर से कहता हूं, अगर आपने ये वाला सेक्शन कर लिया ना अच्छे से, कॉम्प्रिहेंशन वाला, कहने का मतलब अपने दिमाग में बिठा लिया कि मुझे अंग्रेजी का हिंदी अर्थ नहीं याद करना है, मुझे इसका हिंदी अर्थ नहीं याद करना है, इसकी परिभाषा नहीं रटनी है, अगर आपने डिटरमाइन कर लिया मुझे तो समझना है। समझने का मतलब क्या है? समझने का मतलब क्या है? मैंने मॉर्फोलॉजी पूछा आपसे, मॉर्फोलॉजी को आप समझ पाए कि इसमें शब्द को फॉर्म किया जाता है, वर्ड्स को फॉर्म किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस चीज का आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने लैंग्वेज बता ही दी है, लैंग्वेज की शुरुआत कर ही दी है, तो मैं नॉर्मली इनके सिस्टम्स के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन लिखा रहा हूँ, इनको विस्तार से भी नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसमें वर्ड्स भी फॉर्म करे जाते हैं। क्या क्या होता है? अगर आपको एक भाषा सीखनी है तो शब्द बनाना आना चाहिए,
जैसे हम हिंदी में भी सीखते हैं बहुत सारे शब्द बनाना, सही है कि नहीं, उपसर्ग जोड़ देते हैं, प्रत्यय जोड़ देते हैं, फिर एक एक शब्द को, एक एक वर्ड को जोड़ देते हैं, ऐसा होता है ना, बिल्कुल है वैसे ही, ठीक है। तो वैसे ही अगर आपको भाषा सीखनी है तो उसको सीखने के 4 सिस्टम है। आपको एक लैंग्वेज सीखनी है मान के चलिए, तो उसको सीखने के कितने सिस्टम है बेटा, 4 सिस्टम है। कितने सिस्टम है, 4। वो सिस्टम्स कौन से हैं, बस मैं उन्हीं के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ कि पहले आपको लैंग्वेज सीखनी है तो पहले तो आपको शब्दों को बनाना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, शब्दों को बनाना। दूसरी चीज बेटा फोनोलॉजी। फोनोलॉजी का मतलब होता है ध्वनि विज्ञान एक तरीके से। इसमें क्या होता है, इसमें प्रोनाउंसिएशन उच्चारण के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, द स्टडी, स्टडी का मतलब अध्ययन किया जाता है ऑफ स्पीच साउंड। स्पीच का मतलब जो हम बोलते हैं उसकी जो ध्वनियां हैं, साउंड्स, ध्वनियों का अध्ययन, या मैं कह सकता हूं एक तरीके से उच्चारण। इसका मतलब क्या है, अगर आपको किसी भाषा को समझना है तो पहली बात तो आपको वर्ड्स बनाने आने चाहिए, दूसरी बात उन्हें बोलना भी आना चाहिए। ध्वनि का मतलब साउंड्स आपको प्रोड्यूस करना आना चाहिए। अगर आप कोई भी भाषा, देखो ये तो इंग्लिश की बात है, लेकिन ये तो सिस्टम तो सारी भाषाओं के होते हैं। अगर आपको कोई सी भी लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है तो सबसे पहले वर्ड्स फॉर्म करना आना चाहिए, दूसरी बात उसको प्रोनाउंसिएट करना आना चाहिए, उच्चारण करना आना चाहिए, प्रोनाउंस करना आना चाहिए चीजों को। आपको आप ध्वनि या उच्चारण निकाल पा रहे हैं वैसा ही एग्जैक्टली, ठीक है, ध्यान रखिए। अगला है सेमांटिक्स। सेमांटिक्स का मतलब होता है अर्थ विज्ञान एक तरीके से। ये देखो हिंदी, मैं फिर से कह रहा हूं, हिंदी पे ना जाएं, आपको मैं ये समझ पाएगा, अर्थ से आप समझ जाएंगे, इसमें अर्थ आएगा। क्या आएगा, अर्थ। तो इसमें होता है द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। इसमें क्या होता है, मीनिंग ऑफ वर्ड्स, शब्दों का अर्थ। शब्दों के अर्थ का जिसमें अध्ययन करते हैं उसे सेमांटिक्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सेमांटिक्स, ठीक है। ये इसका मतलब समझ पा रहे हैं, देखो जो आप मतलब समझ पा रहे हैं वही जरूरी है, ना कि आपको परिभाषा रटना, वो जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। ये देख लीजिए, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, हिंदी में क्या कहते हैं, समझने की क्षमता। अंडरस्टैंड का मतलब समझना, समझने की क्षमता। अगर आपके अंदर ये वाली क्षमता डेवलप हो गई ना, अंग्रेजी में किसी की हिम्मत नहीं है आपको डिफीट कर जाए, मैं गारंटी दे रहा हूं। कहने का मतलब आप इंग्लिश में अगर कॉम्प्रिहेंशन मजबूत कर लेते हैं तो चीजें आपको अंग्रेजी में बहुत ही इजी लगेंगी। अब सर ये मजबूत कैसे होता है, तो बच्चों ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप अंग्रेजी को ही पढ़ेंगे, अंग्रेजी को देखेंगे, अंग्रेजी ही सुनेंगे, तो आप ये वाला पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तभी तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपने नोट्स में कोशिश करिए हिंदी तो यूज करें ही ना। ये तो उन बच्चों के लिए जो समझ लीजिए बिल्कुल बिना हिंदी के काम ही नहीं चलेगा उनका, उनके लिए है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ये हिंदी है वो आपकी मदद करने के लिए है, ना कि इसी पे आपको डिपेंड रहना है। इसी पर आपको डिपेंड नहीं रहना है, हिंदी पर। इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश बोलिए, इंग्लिश समझिए। जब आप इंग्लिश ही पढ़ेंगे, इंग्लिश ही लिखेंगे, इंग्लिश ही समझेंगे, इंग्लिश ही देखेंगे, तो आपका ये वाला सेक्शन ओके हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब वाक्य रचना से संबंधित, वाक्य रचना। इसमें क्या होता है, वाक्य बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का मतलब व्यवस्थित किया जाता है, अरेंज किया जाता है किसको, ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। देखो बात क्या है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। बात कुछ ऐसी है कि मैंने इतना लिखा, और इतना लिखने के बाद में अगर आप इस बात को समझ गए कि मैं अंदर से क्या कहना चाहता हूं, इसका मतलब आपका कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा थोड़ा अच्छा होता जा रहा है। कहने का मतलब इसमें हम अरेंजमेंट का मतलब अरेंज करेंगे, वर्ड्स का मतलब शब्दों को अरेंज करेंगे, सेंटेंस का मतलब वाक्य में। वाक्य में शब्दों को व्यवस्थित किया जाता है, वाक्य में शब्दों को व्यवस्थित करेंगे। अगर आप ये बात समझ गए ना, तो इसी को कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन। पढ़कर आप चीजों को समझ पा रहे हैं, वो कॉम्प्रिहेंशन है आपका, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट है। ये तो देखो छोटा मोटा एग्जांपल दिया है मैंने, कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इस बात को भी ध्यान रखें, लेकिन शुरुआत ऐसी चीजों से होती है। वाक्य में शब्दों को व्यवस्थित करना, शब्दों के अर्थ से संबंधित,
ठीक है। बेटा मेनली आपको ध्यान रखना है कि वर्ड्स में ये जो सेंटेंस में ये जो वर्ड्स है उनको कैसे अरेंज करना है, ये वाला सेक्शन जाता है ग्रामर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत जाता है ग्रामर के अंतर्गत। तो अभी तो हमारी पहली क्लास इंग्लिश इंट्रोडक्शन क्लास है और हम दूसरी क्लास भी देखेंगे बेटा ग्रामर इंट्रोडक्शन क्लास, लेकिन तभी तक हम इन चीजों को तो समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, ये देखिए ध्यान से, मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी, सेमांटिक्स और सिंटैक्स। हमें क्या है, किसी भी भाषा को सीखना है तो वैसे पहली बार शब्द बनाने आने चाहिए, उन्हें बोलना भी आना चाहिए और उनका मतलब तो पता ही होना चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहे मतलब पता नहीं उसका, तो ये भी काम नहीं चलेगा। और प्लस में सेंटेंस में उन्हें अरेंज कैसे करना है, पहले सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब कैसी आएगी, क्यों आएगी, कब आएगी, सारी चीजों का पता होना सिंटैक्स में। किसमें? सिंटैक्स में। तो चार पार्ट्स होते हैं, चार सिस्टम्स होते हैं लैंग्वेज को। चार सिस्टम्स का मतलब क्या है, अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है तो चार चीजों पर ध्यान देना होगा। वर्ड्स को फॉर्म करना होगा, जिसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं, उनको प्रोनाउंस करना होगा जिसे फोनोलॉजी कहते हैं, उनका मीन्स भी समझना होगा जिसे सेमांटिक्स कहते हैं, और उनको एक सेंटेंस में अरेंज करना होगा ताकि आप अपने जो थॉट है उसे सामने वाले के पास एक अच्छे तरीके से पहुंचा पाए। तो इसे क्या कहते हैं बेटा? सिंटैक्स कहते हैं। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। और बात ध्यान रखना, ये चीजें मैंने आपको इनका फोटो इसलिए दिखाया है ताकि आप इस चीज पर गौर कर सकें। इनका आपके बेसिक से कोई मतलब नहीं है, लेकिन चीजें लैंग्वेज की बात चल रही है तो मैंने इसलिए ये बात छेड़ दी है। इंपोर्टेंट ही बात है हालांकि ये भी, लेकिन मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं इन शब्दों के माध्यम से। अगर मैंने लिखा था स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, अब अगर मैंने इंग्लिश में ये लिखा द स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, और आपके दिमाग में बन गया, चित्र चप गया कि सर कहना चाहते हैं इसमें स्टडी करेंगे, फॉर्मेशन माने बनाएंगे, शब्द बनाएंगे, उसकी स्टडी करेंगे, वही मॉर्फोलॉजी होगा। अगर आप ये समझ गए, ये कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट आपका टिक होता जा रहा है। कहने का मतलब ये तो छोटी छोटी चीजें, कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। धीरे धीरे ऐसे ही करके आपका कॉम्प्रिहेंशन मजबूत होता जाएगा। और अगर एक बार ये मजबूत हो गया, आपको अंग्रेजी समझ में आने लग गई, तो आपके पैसेज वाला सेक्शन है, सीन अनसीन पैसेज है, ग्रामेटिकल सेक्शन में बहुत सारी चीजें हैं, क्वेश्चन को समझना होता है, आधी से इंग्लिश आपकी खत्म हो जाएगी। फिर तो आपके कॉन्सेप्ट होते हैं, वो कॉन्सेप्ट कराने के लिए मैं हूं। आप नो टेंशन रहिए, कॉन्सेप्ट तो आपको एकदम बिंदास मिलेगा, एकदम इतना कि आप अगर उस कॉन्सेप्ट की क्लास को ले लेते हैं। अभी तो बेसिक्स क्लास है, अभी कॉन्सेप्ट क्लासेस आएंगी एडवांस की, आपकी जो सिलेबस है उसकी आएंगी। अगर आपने वो सारी क्लासेस अटेंड करी, देखो पूरा सिलेबस डालेंगे हम इस चैनल पर, मैं आपसे पहले ही वायदा कर रहा हूं, नो टेंशन रहिए। तो अगर आपने वो कॉन्सेप्ट क्लास एक ही क्लास ले ली, सपोज करिए आपने एक टॉपिक की पूरी कॉन्सेप्ट क्लास ली है, आप समझ जाएंगे कि सर वास्तव में ही कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। अगर आप किसी भी टॉपिक की उठाकर देख लीजिएगा, मैंने हालांकि सिंथेसिस की 12th क्लास की वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उनको उठाकर देखिए, आप उनको अगर देखते हैं आप पाएंगे कि हाँ फुल कॉन्सेप्ट है, इससे बाहर तो क्वेश्चन जा ही नहीं सकता। फिर मैं आपको PYQs भी करा दूंगा, करा देता हूं, आप समझ जाएंगे, आपको भरोसा हो जाएगा हाँ सर सही कह रहे हैं, नो टेंशन। तो चीजों को समझिए, अच्छे तरीके से लिखिए, नो प्रॉब्लम। ये सिस्टम्स पे हम बात कर चुके हैं। आगे और चलते बेटा, आगे और चीजों पर डिस्कशन करेंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। ओके, देखिए अब हमने यहाँ पर बात कर ली, अब चलते हैं लैंग्वेज के टाइप्स पर। भाषा की बात चल रही है, भाषा क्या होती है, भाषा मीडियम होता है कम्युनिकेशन का। और भाषा को सीखने के लिए क्या क्या चाहिए सर? भाषा को सीखने के लिए 4 सिस्टम चाहिए, मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी, सेमांटिक्स एंड सिंटैक्स। ठीक है, अब बात करते हैं इसी भाषा में टाइप्स की, टाइप्स ऑफ अ लैंग्वेज, भाषा के प्रकारों की बात करते हैं बेटा। ठीक है, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा के प्रकार। बेटा एक बात ध्यान रखना कि आप इंग्लिश को हिंदी से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन टोटली रिलेट बिल्कुल भी ना करिए। मैं तो ये कह रहा हूं हिंदी को तो भूल ही जाइए आप। ठीक है, आप कहीं भाषा के प्रकार बताने लग जाएं, सर सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, ऐसा कुछ नहीं है। लैंग्वेज होती है इंग्लिश में 3 टाइप्स की। कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स। नंबर 1 होती है बेटा फर्स्ट लैंग्वेज, पहली होती है, उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट लैंग्वेज। पहली भाषा अंग्रेजी में होती है, उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट लैंग्वेज। नंबर 2 दूसरी भाषा होती है, उसे कहते हैं सेकंड लैंग्वेज। क्या कहते हैं? सेकंड लैंग्वेज, L2, लैंग्वेज नंबर 2। ठीक है, और एक और तीसरी भाषा होती है बेटा, उसको कहते हैं टारगेट लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, इसे कहते हैं शॉर्ट में TL। क्या कहते हैं? शॉर्ट में TL। ये 3 प्रकार की होती हैं भाषाएं। पहली बात करते हैं फर्स्ट लैंग्वेज की। फर्स्ट लैंग्वेज की बात करने से पहले मैं बता देता हूं, फर्स्ट लैंग्वेज का ही दूसरा नाम होता है मदर टंग। मदर टंग, इसका मतलब होता है मातृभाषा।
हिंदी में इसका मतलब क्या है, मातृभाषा या प्राथमिक भाषा, मातृभाषा या प्राथमिक, ठीक है। फर्स्ट लैंग्वेज क्या होती है बेटा, चलो इसके बारे में बात ना करके हम चीजों को सिंपल रखते हैं। ये 3 प्रकार की भाषाएं होती हैं, इनमें से जो चीज जरूरी है मैं उनको ही बात डिस्कशन कर लेता हूं। चलो इनके बारे में बात कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ लिखते नहीं है, ठीक है। चीजें जरूरी भी नहीं है, आपको मैं समझा देना चाहता हूँ, लैंग्वेज की बात आ गई है इसलिए। तो पहली बात है, पहली भाषा जिसे हम मातृभाषा कहते हैं, हमारी मातृभाषा है हिंदी। हम अपने परिपेक्ष में बात करें तो हमारी मातृभाषा क्या है बेटा, हिंदी, ठीक है। हम इंडियंस के लिए, हम ये इधर राजस्थान वाले लोग हैं या फिर जो उत्तरी एरिया है, इसके लिए मातृभाषा क्या है, हिंदी। जहां पर जो मातृभाषा होती है वही है, जैसे महाराष्ट्र में उसकी मातृभाषा मराठी है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी जगहों की भाषा अलग अलग है, तो इसलिए हमारी मातृभाषा है जिसे हम फर्स्ट लैंग्वेज कहते हैं वो है हिंदी। हमारे लिए कहने का मतलब फर्स्ट लैंग्वेज जिसे मातृभाषा कहते हैं, एक बच्चे का कहा जाता है बच्चों की, जो बच्चे का चाइल्ड का मेंटली डेवलपमेंट होता है वो इसी भाषा में होता है। अगर आपको एक बच्चे का विकास करना है मानसिक रूप से, द मेंटली डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड टेक्स प्लेस इन दिस स्टेज या इन दिस लैंग्वेज आफ्टर यूजिंग दिस लैंग्वेज। कहने का मतलब भाषा के इस प्रयोग के बाद, इस भाषा का अगर मातृभाषा का प्रयोग करेंगे तभी एक बच्चे का मानसिक विकास संभव हो पाता है। वरना एक बच्चा दूसरी भाषा, मातृभाषा दूसरी है और उसका सामने हम दूसरी भाषा का प्रयोग करते हैं, उसका मेंटली डेवलपमेंट उस लेवल तक नहीं हो पाएगा जिस लेवल तक हो सकता है, ओके। दूसरी बात, सेकंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज हमारे लिए, हम अपने लिए बात करते हैं, हमारे लिए सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश। सेकंड लैंग्वेज हमारे लिए क्या है बेटा, इंग्लिश। हम बात करते हैं अपने लिए, ठीक है। और फर्स्ट लैंग्वेज हमारे लिए क्या है, हिंदी, ठीक है। भाषा के प्रकारों की बात कर रहे हैं, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज, ठीक है। टारगेट लैंग्वेज क्या होती है, इसको भी समझ लीजिए, इसको समझा देता हूं। अ लैंग्वेज वो भाषा होती है, द लैंग्वेज, क्योंकि बेटा मैं यहां पर विच यूज करूंगा, ठीक है, इसलिए द आएगा। विच इज टू बी टॉट इन द क्लासरूम। देखिए अब कॉम्प्रिहेंशन चेक मैंने इतना लिखा इंग्लिश में, और इस इंग्लिश को देखकर आप समझ रहे हैं। अगर आप इस इंग्लिश को देखकर समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं, दैट्स ऑल, बस यही चाहिए। मैं कहना चाहता हूं द लैंग्वेज वो भाषा विच इज टू बी टॉट, जिसे पढ़ाया जाता है इन द क्लासरूम। क्लासरूम में जिस भाषा को पढ़ाया जाता है उसे ही कहते हैं टारगेट लैंग्वेज। उसे ही क्या कहते हैं, टारगेट लैंग्वेज। वह भाषा जिसे क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, इसे कहते हैं कक्षा कक्षीय भाषा, कक्षा कक्ष में प्रयोग की जाने वाली भाषा एक तरीके से, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, कक्षाओं में पढ़ाई जाने वाली भाषा। जो क्लासेस में पढ़ाई जाती है, क्लासरूम्स में पढ़ाई जाती है, वो होती है टारगेट लैंग्वेज। जैसे बेटा फिलहाल आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं ये ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं, ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम में मैं आपको कौन सी लैंग्वेज पढ़ा रहा हूं, तो फॉर अस हमारी टारगेट लैंग्वेज भी इंग्लिश ही है। हमारी टारगेट लैंग्वेज भी क्या है, इंग्लिश है, ठीक है बेटा। और चीजों को समझते हैं। देखिए सपोज करो कोई बच्चा महाराष्ट्र का है तो उसके लिए फर्स्ट लैंग्वेज होगी वो हिंदी ना होकर मराठी हो जाएगी। सेकंड लैंग्वेज तो उसके लिए इंग्लिश ही रहेगी, क्योंकि हमारे लिए सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश ही है, ठीक है। टारगेट लैंग्वेज की बात करें तो अगर उसके क्लासरूम में इंग्लिश चल रही है तो टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है उसके लिए। अगर उसके क्लासरूम में संस्कृत चल रही है तो टारगेट लैंग्वेज उसके लिए संस्कृत है। और उसके क्लासरूम में अगर हिंदी चल रही है तो उसके लिए टारगेट लैंग्वेज हिंदी है। समझ में आया। जैसे कोई अमेरिका का व्यक्ति है, ठीक है, अमेरिका का व्यक्ति, उसके लिए मदर टंग हिंदी ना होगा, उसके लिए इंग्लिश हो जाएगी। और उसके लिए टारगेट लैंग्वेज जो क्लासरूम्स में पढ़ाई जाएगी वो टारगेट लैंग्वेज हो जाएगी। सेकेंडरी लैंग्वेज हालांकि उन्हें जरूरत पड़ती नहीं है, रखती नहीं है। अगर वो सीखना चाहते हैं किसी दूसरी लैंग्वेज को भी जो यूजफुल है उनके लिए तो उसको रख सकते हैं। इंग्लिश वालों का तो सही है, ठीक है, अंग्रेजों का तो सही है। कहने का मतलब ये है, ये आप चीजें समझ पा रहे होंगे। तो लैंग्वेज के टाइप्स कितने होते हैं, 3, फर्स्ट, सेकंड एंड टारगेट लैंग्वेज, ठीक है। सेकंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज और टीएल टारगेट लैंग्वेज। जो क्लासरूम में पढ़ाई जाती है वो होती है टारगेट लैंग्वेज, ठीक है। अपनी बात करें, हमारी मदर टंग है हिंदी, हमारे लिए सेकंड लैंग्वेज भी इंग्लिश है और हमारे लिए टारगेट लैंग्वेज भी इंग्लिश ही है। ओके, इतनी सी बात करने के बाद में अब चलते हैं हम पुनः इंग्लिश पर। किस पे चलते हैं, इंग्लिश पर। अब लौट कर आते हैं हम इस इंग्लिश पर। चलिए लौट कर आए हम इस इंग्लिश पर। हमने लैंग्वेज के बारे में बात कर ली, कम्युनिकेशन के बारे में भी बात कर ली और लैंग्वेज की बहुत सारी चीजों को जान भी लिया। अब इंग्लिश पे आते हैं लौट कर। अब चलिए
फिर से मैं उस लाइन को लिख देता हूं, किस लाइन को, कि ये जो इंग्लिश है वो क्या है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। अंग्रेजी क्या है बेटा, भाषा। अब आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो, हाँ वास्तव में भाषा है जिसमें हम अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक बोलकर पहुंचाते हैं। ठीक है, ये मत समझना हिंदी नहीं है, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा, ये नहीं है। इसमें तीन टाइप्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड टारगेट लैंग्वेज। ठीक है, ओके। सिंपली चीजों, मैं आपको ये इंग्लिश क्यों लिखा रहा हूं, ताकि आप इंग्लिश के प्रति जो आपका कॉम्प्रिहेंशन है वो पढ़े और चीजों को आप आसानी से समझ पाए। सबसे पहली बात इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। ठीक है, अब इंग्लिश के अदर नेम्स हैं, उनको भी ध्यान रखेंगे। देखो, पहला नाम है इंग्लिश का, वो है कॉमन लैंग्वेज। देखिए लिख देता हूं, इसके नाम लिख रहा हूं इंग्लिश के। इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है। दूसरा नाम है इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंटरनेशनल लैंग्वेज, इन पे बातें करेंगे, क्यों है, कैसे है, नो टेंशन रहिए आप। इसको फॉरेन लैंग्वेज भी कहते हैं। फॉरेन माने विदेशी भाषा। फॉरेन का मतलब क्या होता है बेटा, विदेशी भाषा। इसको द लैंग्वेज ऑफ साइंस, विज्ञान की भाषा भी कहा जाता है बेटा, द लैंग्वेज ऑफ साइंस। इसको लिंगुआ फ्रैंका भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, लिंगुआ फ्रैंका। चीजों को समझते हैं। देखिए बेटा, पहली बात कॉमन लैंग्वेज है इंग्लिश। क्यों कॉमन लैंग्वेज है, क्योंकि आपको बता दो, हम अपने भारत की बात करते हैं। भारत की बात करें तो भारत भाषाओं की विविधता से भरा हुआ एक देश है। कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं भारत में। राजस्थान में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, कर्नाटक में अलग है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सब जगह की, केरल वगैरह सबकी भाषा अलग अलग है। तो अगर हम बात करें कि ये सारे व्यक्तियों की भाषा अलग अलग है, तो ये कम्युनिकेट कैसे करेंगे? सबको हिंदी तो आती नहीं है, तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे? तो ऐसी भाषा देखिए जो चीजों में सारी जगह कॉमन हो। तो ऐसी भाषा निकलकर कौन सी आती है, इंग्लिश। आप तमिलनाडु चले जाइए, आप कर्नाटका चली जाइए, आप बेंगलोर, कोलकाता, आंध्र प्रदेश और उधर की साइड में त्रिपुरा, असम, कहीं पर भी राजस्थान में, जम्मू कश्मीर, गुजरात, कहीं पर भी चले जाइए, एक कॉमन लैंग्वेज जिसमें आप अपने थॉट कन्विंस कर सकते हो, सामने वाले को आप पहुंचा सकते हो अपने विचारों को, वो भाषा निकल के कौन सी आएगी, इंग्लिश। इसलिए इंग्लिश इज अ कॉमन लैंग्वेज। सबसे पहली बात क्लियर। दूसरी, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है बेटा। इंटरनेशनल लैंग्वेज का मतलब ये है अंतरराष्ट्रीय भाषा। इंटरनेशनली अगर आप देखें तो देखो, आपको पता है जापान की अलग, रूस की अलग, अमेरिका की अलग, ब्रिटेन की अलग, और सारे देशों की भाषाएं अलग अलग है। हमारी भाषा अलग, भारत की भाषा, भारत में तो कितनी सारी भाषाएं हैं, जर्मनी की अलग, नेपाल, ये सारे, भूटान, ये बहुत सारे देश हैं, श्रीलंका है, सबकी भाषाएं अलग अलग है बेटा। तो सबकी भाषाएं अलग अलग है, सारे देश आपस में कम्युनिकेट कैसे करें? फिर भाई विश्व मंच पर जाना है, यूएनओ विश्व अंतरराष्ट्रीय संघ है, उसमें भी बात करनी है, अपने देश के प्रति पूरे दुनिया में विचार रखने हैं, तो कैसे कम्युनिकेट करें? तो इस चीज का समाधान देखा गया कि ऐसी भाषा देखिए जो सबसे ज्यादा देशों में फैली हुई है। तो सबसे ज्यादा देशों में फैली हुई भाषा थी अंग्रेजी। सर ऐसा क्यों, अंग्रेजी क्यों फैली हुई थी? क्योंकि आपको पुराने इतिहास आपको पता ही है कि जो अंग्रेज थे, ब्रिटेन के, इंग्लैंड के, ब्रिटेन के और अमेरिका के जो अंग्रेज थे, कहने का मतलब उनके सबसे ज्यादा गुलाम देश थे। अमेरिका और इंग्लैंड के सबसे ज्यादा गुलाम देश होने के कारण सबसे ज्यादा फैली हुई भाषा कौन सी थी? अंग्रेजी। इसलिए इंग्लिश को ही क्या बना दिया गया बेटा, इंटरनेशनल लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज, कहने का मतलब विदेशी भाषा। अब आगे इसको द लैंग्वेज ऑफ साइंस भी कहते हैं। और हाँ, एक और बात, इसको इसी वजह से क्या कहते हैं, द लैंग्वेज ऑफ वर्ल्ड, दुनिया की भाषा। दुनिया की भाषा क्या है बेटा? दुनिया की भाषा है अंग्रेजी। दुनिया की भाषा क्या है? अंग्रेजी। द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की भाषा अंग्रेजी। ठीक है, आगे द लैंग्वेज ऑफ साइंस, विज्ञान की भाषा भी किसे कहा जाता है? अंग्रेजी को ही कहा जाता है। क्योंकि बेटा आपने साइंस में देखे होंगे जितनी भी टर्म्स आती हैं वो टेक्निकली इंग्लिश की ही होती है। अगर आप साइंस में से इंग्लिश को हटा दें तो आप बहुत सारी चीजों को एग्जिस्टेंस ही समझ ही नहीं पाओगे। अब आप बताइए, प्रत्येक चीज का हिंदी अर्थ पॉसिबल नहीं है, प्रत्येक चीज का हिंदी अर्थ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रत्येक हिंदी का इंग्लिश भी पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे मैं बात करूं सोहन, रोहन बात करूं, रोहन को क्या कहेंगे इंग्लिश में? नहीं है ना पॉसिबल। ऐसे ही जो इंग्लिश टर्म्स हैं उनके बहुत सारे होंगे हिंदी अर्थ तो पॉसिबल ही नहीं हो पाए हैं। इसलिए साइंस में उन इंग्लिश टर्म को ज्यों का त्यों यूज किया जाता है। इसलिए ज्यों का त्यों उनको यूज किया जाता है। जैसे मैं आपको न्यूरॉन्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनको मैं हिंदी में कहूंगा तो अटपटा लगेगा, लेकिन इंग्लिश आसानी से समझ जाते हैं।
ठीक है, साइंस साइंटिफिकल ग्लोसरी है ये। तो साइंस में जितनी भी लैंग्वेज यूज होती है आपकी, वो मेनली डिपेंडेंट होती है किस पर, इंग्लिश पर। इसलिए द लैंग्वेज ऑफ साइंस किसे कहा जाता है, इंग्लिश को कहा जाता है। आगे अगला वर्ड है आपका लिंग्वा फ्रैंका। क्या है, लिंग्वा फ्रैंका। इस वर्ड को भी समझ लेते हैं। देखिए बेटा, लिंग्वा फ्रैंका, लिंग्वा का मतलब होता है लैंग्वेज, लिंग्वा का मतलब होता है बेटा लैंग्वेज, लिंग्वा का मतलब होता है लैंग्वेज, और फ्रैंका का मतलब होता है फ्रैंकिस। फ्रैंका का मतलब क्या होता है, फ्रैंकिस। लैंग्वेज तो आप जानते हैं बेटा, लेकिन ये फ्रैंकिस शब्द है, ये फ्रांस का शब्द है, जिसका मतलब होता है ट्रेडर। क्या होता है इसका मतलब, ट्रेडर। ट्रेडर का मतलब होता है व्यापारी। क्या होता है, व्यापारी। इसलिए इस लिंग्वा फ्रैंका का मतलब हो गया बेटा, इस लिंग्वा फ्रैंका का मतलब हो गया द लैंग्वेज, भाषा। किनकी भाषा, ऑफ ट्रेडर्स, व्यापारियों की भाषा भी किसे कहा जाता है, अंग्रेजी को कहा जाता है, क्योंकि इंग्लिश ग्लोबली है, ग्लोबल है। ठीक है, ग्लोबली देखा जाए तो व्यापारी हैं जो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, कौन सी लैंग्वेज यूज करना आना चाहिए उन्हें, वो है इंग्लिश। ये रहे बेटा इंग्लिश के अदर नेम्स जो आपको पता होना चाहिए। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अब आप इसका। आगे देखते हैं हम चीजों को। ठीक है बेटा, ओके, चलिए आगे चलते हैं। आप चीजों को लिखते भी रहिए। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लग रही होगी, मजा भी आ रहा होगा। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर देना है आपको, और शेयर भी कर दीजिए, ताकि बेसिक बच्चों का सबका मजबूत होता चला जाए। ठीक है, हाँ। और दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर आपने इसका हिंदी अर्थ नहीं लिखा। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, समझाना और समझना यही इंपॉर्टेंट है, ना कि हिंदी पे डिपेंड होना है। हिंदी में आपकी सहूलियत के लिए जो मुझे लगेगा हाँ ये डिफिकल्ट वर्ड है, मैं उसकी लिख देता हूँ, वरना मैं आपको प्रॉपरली समझा देता हूँ। सेंस इंपॉर्टेंट है बेटा, ना कि उसका हिंदी अर्थ। हिंदी पे डिपेंड मत रहिए, हिंदी पे डिपेंड रहेंगे तो इंग्लिश कभी नहीं सीख पाएंगे, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, अब हमने इंग्लिश के अदर नेम्स पे भी बात कर ली। आगे बेटा, अब आगे देखते हैं हम। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, देखो मैं लिख देता हूं, द प्रिंसिपल ऑफ, या चलो शॉर्ट पड़ेगा, प्रिंसिपल्स टू लर्न इंग्लिश। हाँ लैंग्वेज लिख देता हूं, क्वेश्चन में इंग्लिश। अंग्रेजी भाषा को आपको सीखना है। बहुत सारे बच्चों के साथ में समस्या क्या रहती है पता है, वो कहते हैं सर हमें अंग्रेजी पढ़ना ही नहीं आता, तो समझेंगे क्या। है सही है नहीं, वो कहते हैं हमें सर इंग्लिश पढ़ना ही नहीं आता तो समझेंगे क्या। अरे बेटा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ना आता तो पहली बात अपने दिमाग से ये बात निकाल दे कि तुझे पढ़ना नहीं आता। अगर बात को ध्यान से सुनना, इफ यू डोंट नो हाउ टू लर्न इंग्लिश, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बट इफ यू थिंक दैट यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश, दैट्स अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। ध्यान रखना मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती ये बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन आपको अगर ये लगता है कि आपको अंग्रेजी आ ही नहीं सकती, ये बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, इस पहली बात अपनी मानसिकता को बदलिए। दूसरी बात, मैं हूं आपको सारी चीजें बताने के लिए। प्रिंसिपल एक ऐसे सिद्धांत जो भाषा को सीखने में आपको मदद करेंगे, वो भी खासकर इंग्लिश भाषा को। वो सिद्धांत है आपके नंबर फर्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है बेटा अनुकरण। अब देखो बेटा, इमिटेशन मैं कह रहा था बहुत सारे बच्चों की समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने जैसे ही अनुकरण लिखा, फॉलो, आपकी समझ में आ गया, कॉपी करना। दूसरा होता है द प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब होता है बेटा दोहराव, दोहराव का सिद्धांत। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं बेटा कि आपको किसी भी भाषा में महारत हासिल करनी है, आपको किसी भी भाषा में महारत हासिल करनी है, मास्टरी करनी है, कहने का मतलब मास्टरी। क्या करनी है, मास्टरी। तो आपको दो चीजों पे काम करना है, एक तो आप इमिटेशन पे काम करना है, प्लस एक आपको रिपीटेशन पे काम करना है। और अगर आप ये दोनों प्रिंसिपल्स पे काम करते हो तो मास्टरी ऑफ लैंग्वेज आपके हाथ में होगी। कहने का मतलब आप किसी भाषा में मास्टरी कर सकते हो। इस बात का मतलब क्या सर, इस बात से हम समझ पा रहे हैं कि हमें दो चीजें ही आनी चाहिए। अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता, कोई दिक्कत की बात नहीं है, काम करना है सिर्फ दो चीजों पर। पहली चीज है इस पर और दूसरी चीज है इस पर। सर इनका क्या मतलब है, देखिए जैसे आपके सामने बहुत सारे वर्ड आए, जैसे सपोज करो आपके सामने ये वर्ड आया, ये आया, ये क्या लिखा हुआ है आपको नहीं पता।
ठीक है, नहीं पता तो सबसे पहले मैं क्या पढ़ रहा हूं इसको सुनिए, इंट्रोडक्शन। मैंने क्या पढ़ा इसको? इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। ठीक है, मैंने जो पढ़ा अब उसको एक बार आप इमिटेट कीजिए। इमिटेट का मतलब फॉलो कीजिए, अनुकरण कीजिए, मेरे साथ में बोलिए इंट्रोडक्शन। अब उसके बाद में आपने इसको बोल लिया एक दो बार अपने मन में ही, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन। अब घर जाकर आपको इसको रिपीट करना है, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन। बोलिए बार बार इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन। अगर आपने मुझे फॉलो किया होगा जब मैंने बोला था इंट्रोडक्शन और आपने भी बोला इंट्रोडक्शन, फिर आपने 2-3 बार रिपीट कर लिया इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन। अब मैं गारंटी दे रहा हूं ये शब्द आपको कहीं पर भी देखने को मिल जाए, आप आसानी से पढ़ लेंगे। तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि जिस प्रकार से हिंदी को पढ़ने के, देखो हिंदी का तो सिंपल रूल है, जो बोली जाती है, जो पढ़ी जाती है वही लिखी जाती है, जो बोली जाती है वही लिखी जाती है हिंदी। लेकिन इंग्लिश में नहीं है भैया ये सिस्टम, ध्यान रखना। इंग्लिश में भाई साहब ये सिस्टम नहीं है, जो बोली जाए वो लिखी ना जाए। ऐसा हो सकता है बिल्कुल, स्पेलिंग्स में आपने देखा होगा। देखो मैं बहुत सारे एग्जांपल्स देके बता रहा हूं, देखो जैसे एग्जांपल्स देता हूं बेटा। देखो एग्जांपल देने से पहले एक बात और क्लियर कर दूं, चीजों को फॉलो करिए। पहली बात, जैसे आपको ये वर्ड ही नहीं बोलना आ रहा, मैं बोल रहा हूं ना, पहले मैंने क्या बोला इसको? इमिटेशन। अरे तो अपने दिमाग से पहले ये बात निकाल दो कि हमको पढ़ना ही नहीं आएगा इंग्लिश। आएगा ना। मैं क्या कह रहा हूं, 2 चीजों पर काम करना है, पहले ध्यान से सुनो फिर फॉलो करो। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी कॉपी करो, बोल के देखो। मैंने क्या बोला इसको? इमिटेशन। तुम भी बोलो इमिटेशन, ठीक है। अब क्लास ऑफ हो जाए 10 बार पढ़ो इसको, इमिटेशन 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 इमिटेशन। पढ़ लिया। अब आपको कहीं पर भी देखने मिल जाए ये, आप 100% पढ़ पाएंगे, गारंटी है आपको। बात समझ में आ रही है कि नहीं? वैसे ही ये शब्द नहीं पढ़ना आ रहा, रिपीटेशन। अरे एक बार मैंने पढ़ा ना रिपीटेशन, आप मन में बोल के देखिए रिपीटेशन। अब बार बार इसको रिपीट करिए, रिपीटेशन 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 रिपीटेशन। आपको कहीं भी दिख जाएगा, आप पढ़ पाएंगे रिपीटेशन। तो हिंदी से लिंक मत करिए कि सर हिंदी में अ आ क ख ग होता है, वो तो आसानी से हम सीख जाते हैं, वर्णमाला सिखा देते हैं, वो तो आ जाते हैं। लेकिन इंग्लिश में ये सिस्टम नहीं है, नहीं है। देखो देखो इंग्लिश में क्यों नहीं है, देखो मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे बेटा ये है ARE, इसको पढ़ते हैं आर। क्या पढ़ते हैं? आर। फिर बेटा मैंने लिख दिया इसके आगे F। क्या लिख दिया? FARE। अब इसको क्या पढ़ेंगे? तो बेटा ध्यान रखना, F लगा दिया तो इसको आप कहेंगे F से फ, इसको पढ़ देंगे फार। नहीं बेटा, फार तो ये है, फार तो ये है, इसको पढ़ेंगे फेयर। क्या पढ़ेंगे? फेयर। हो गया ना, जमेला हो गया ना, हो गया ना जोर। सर इसको आ रहा है तो इसको फार पढ़िए ना। अरे नहीं है, ये इंग्लिश है, ये ऐसे ही चलती है चीजें। इसमें आप अगर इनको और रूल्स में जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी चीजें, और जिंदगी में आप ऐसे सारे रूल्स नहीं पता लगा सकते। जो शब्द पढ़े जाते हैं उन पे आप एक ही नियम काम करिए, इमिटेट प्लस रिपीट। आप पहले उनको इमिटेट करिए, कॉपी करिए, फॉलो करिए चीजों को, क्या बोला जाता है, फिर उनको बार बार रिपीट करिए, आप समझ जाएंगे। अब इसको फेयर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फेयर। और एग्जांपल्स देता हूं ऐसे ही मैं आपको। जैसे इसको पढ़ते हैं ईट। क्या पढ़ते हैं? ईट। अच्छा ठीक है सर, ईट पढ़ते हैं इसे। ओके सर। अब मैंने लगा दिया GREAT, तो इसको क्या पढ़ेंगे फिर? ग्रीट। अरे नहीं बेटा, ग्रीट तो ये होता है, ग्रीट तो ये होता है, इसको पढ़ते हैं ग्रेट। क्या पढ़ते हैं? ग्रेट। अब बताइए, अगर आप नियम लगाने लगे सर ये ईट और GR से ग्र तो ग्रीट, नहीं ग्रीट तो ये है, ये तो ग्रेट है। ऐसे ही और देखिए एग्जांपल, आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आप नियमों पे चलेंगे तो। बता दे रहा हूं मैं, EIGHT 8, इसको क्या पढ़ते हैं? 8। अब इसके आगे मैंने H लगा दी, HEIGHT, तो इसको क्या पढ़ेंगे? हेट। हेट तो HD ही होता है, इसको क्या पढ़ते हैं? हाइट। नियम फेल हो रहे हैं ना सारे, तो बात को ध्यान रखिए बेटा, चीजें इंग्लिश में इमिटेट करिए, बोल के देखिए। इसको 8 पढ़ते हैं, इसको HIGHT, इसको क्या पढ़ेंगे फिर? इसको E है, इसके आगे बस H ही तो लगाया है, H को पढ़ते हैं ह। तो ये 8 है तो H लगा दिया तो हेट पढ़ेंगे इसे? नहीं, ऐसा नहीं है, इसको पढ़ते हैं हाइट। इसको 8 पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं हाइट। हीट तो ये होता है बेटा, HATE, ये क्या होता है? हीट। बात समझ में आ रही है? अब तुम कहें सर H लगी है तो इसको पढ़ रहे हैं हाइट, और W लगा दूं तो सर, W लगा दूं तो सर इसको वाइट पढ़ेंगे? नहीं बेटा, वाइट तो ये होता है, वाइट तो ये होता है, ये तो वेट है। ये क्या है? वेट। बताइए चीजें आ रही हैं नहीं समझ में? इसीलिए कह रहा हूं आप नियमों पे बिल्कुल मत जाइए कि इसका उच्चारण ए निकलेगा, बीच में आ जाएगा तो आ निकलेगा, ए का उच्चारण कार, कैट वगैरह, ऐसे नियमों पे मत जाइए। मैं आपको सिंपली, अगर आप इस लेवल तक, इस स्टेज तक आ चुके हैं, 10-12 में आ चुके हैं, फिर नियमों को पढ़ रहे हैं, तो आप चीजों को सिंपली हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल फॉर्मूला है, आपको लैंग्वेज सीखनी है। ये तो इंग्लिश के लिए तो
मोस्टली है ये इमिटेट करिए, रिपीटेड करिए, चीजों को देखिए, बोलिए, समझिए और उनको बार बार बोलिए, एक बार फॉलो करना है फिर बोलना है। जैसे आपको कोई सी भी भाषा नहीं आती है, वो भाषा सीखना चाहते हैं तो जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही आप बोलिए, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही आप बोलिए, फिर बार बार बोलिए, आप उस भाषा को सीख जाएंगे। ऐसा ही होता है। जैसे किसी भारतीय बच्चे को अगर हम अंग्रेजी वातावरण में पहुंचा देते हैं, इंग्लैंड में पहुंचा देते हैं, तो वो अंग्रेजी देखेगा, बोलेगा, अंग्रेजी ही बोलेगा, उसको ही फॉलो करेगा, बार बार रिपीट करेगा, वो सीख जाएगा इंग्लिश। ऐसा होता है। ये देखिए सारे नियम फेल हो जाते हैं ना। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल देखो, बता देता हूं मैं आपको। जैसे ये है, इसको क्या पढ़ेंगे? इडली। क्या पढ़ेंगे बेटा? नहीं, इडली नहीं पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे IDLE, इडली नहीं, इडली नहीं पढ़ेंगे बेटा, इसको पढ़ेंगे आइडल। आइडल, आइडल, ठीक है बेटा, ये पढ़ेंगे आइडल। अब बताइए, अब आप इसको इडली पढ़ने लग जाए, हिंदी का लगा दे कॉन्सेप्ट इसमें, नहीं लगेगा। जैसे एक और बात बताऊं मैं, जैसे ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है? डील, ठीक है बेटा। अब बताइए ये क्या लिखा हुआ है? डील क्या यहां लगा दिया, डी क्या आई लगा दिया, तो इसको क्या पढ़ेगा? आइडियल नहीं, आइडियल नहीं पढ़ते, वैसा ये होता है आइडियल, आइडियल, आइडियल। अब बताइए, अब इंग्लिश में ऐसे ही आपको इतने सारे शब्द मिल गए ऐसे ही, अब किस हद तक आप करेंगे? अब बताइए, यही शब्द है आपको पता है, KNOWLEDGE, इसको क्या पढ़ेंगे? कि नॉलेज, नॉलेज होता है बेटा, आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी, चीजें आपको ऐसे इमिटेट करना पड़ेगा। आप, मैंने बोला इसको नॉलेज, आपको भी नॉलेज बोलना है, ठीक है, फिर रिपीट करना है, नॉलेज, नॉलेज, नॉलेज। ऐसे ये है, साइकोलॉजी है, बहुत सारे शब्द हैं, केमिस्ट्री है, ये देखिए केमिस्ट्री, ये क्या है? आप चीजें कैसे आ गई, आप इमिटेट करिए, रिपीटेड करिए। बहुत सारे वो कहते हैं टीचर्स, ये क्या है, इंग्लिश कैसी है, CHO कभी केमिस्ट्री हो जाता है, कभी क से केमिस्ट्री, कभी क से केमिस्ट्री, CH से केमिस्ट्री, कभी C से केमिस्ट्री, कभी K से केमिस्ट्री, कुछ भी कहने का मतलब का उच्चारण C से भी K से कही, जैसे ये C से, ये जैसे C है, सिटी है, ये है कार, ये C से कुछ भी निकल जा रहा है। तो चीजें आपको कुछ नियम भी होते हैं, हालांकि मैं उनकी मना नहीं कर रहा आपसे, लेकिन चीजों को अगर आप नियमों में जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा उलझ जाएंगे, फिर भी अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। लेकिन अगर आप इस पे काम करते हैं, चीजों को इमिटेट करते हैं, कहने का मतलब फॉलो करते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही आप बोले और उन्हें रिपीट करते हैं, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप 100% तो नहीं, लेकिन आप काफी हद तक 95+% आप भाषा पे अपने जो एक क्या कहते हैं उसे, आधिपत्य होता है, अधिकार होता है, वो जमा पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चीजें देखो ऐसे ही चलती हैं, आपको ध्यान रखना है। आप सोचें कि हाँ इंग्लिश हम वैसे ही सीख जाएं, पढ़ना नहीं आता, ये नहीं आता, किसी को भी नहीं आता। मुझे भी कोई नया वर्ड मिल जाएगा तो उसको मैं सिर्फ अनुमान लगा के, देखो हमने बहुत सारे वर्ड पढ़ रखे हैं तो शायद मैं उसको सही पढ़ दूंगा, आप कोई वर्ड लेकर आए, लेकिन हम उसे अनुमान लगाकर ही आपको बता सकते हैं। आप उसको 100% करेक्ट उच्चारण मैं नहीं बता सकता। हाँ ये जरूर बात है, एक बार मैंने उसे देख लिया तो मैं उसे इमिटेट करूंगा, बोल के देखूंगा, पर उसके बाद मैं उसे रिपीट करूंगा बार बार, मैं उसका 100% उच्चारण बता सकता हूं। ये बात होती है बेटा, ठीक है। तो अपने दिमाग से ये डर और ये फियर और ये भूत है ना, इसको निकाल दीजिए कि मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता। अरे बेटा मुझे भी नहीं आता, किसी को नहीं आता इंग्लिश पढ़ना, मुझे बस ये आता है, मैं चीजों को इमिटेट करता हूं प्लस रिपीट करता हूं, चीजों को बार बार बोलता हूं, बार बार दोहराता हूं, और जब भी कोई नया वर्ड मिलता है उसे पहले रिपीट करता हूं, सॉरी इमिटेट करता हूं। इमिटेट का मतलब जो मैंने बोला वही तुमने बोला, ये तो हो गया इमिटेट। फिर उसने तुमने उसे बार बार बोला, ये हो गया रिपीट। समझ में आ गया? ये प्रिंसिपल क्या कहता है आपको, जो मैंने बोला वो आपने बोला, ये तो हो गया प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, और जो बोला वो बार बार बोला, ये हो गया रिपीटेशन। अगर आप इस चीज को करते रहेंगे आप इंग्लिश सीख जाएंगे। ठीक है बेटा, आज की इस क्लास को, ये क्लास तो बच्चों यहीं पर होती है समाप्त। ठीक है, आज की इस क्लास में हमने ये चीज कंप्लीट कर ली। क्या है ये? इंग्लिश इंट्रोडक्शन। तो जब भी मैं शुरू करता हूं इंग्लिश को, सबसे पहली क्लास इंग्लिश इंट्रोडक्शन क्लास होती है, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझा दी। और एक और बात फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूं, कॉम्प्रिहेंशन इज मस्ट। द बेसिक प्रीमाइस ऑफ इंग्लिश इज कॉम्प्रिहेंशन। जो मुख्य आधारभूत चीज है ना अंग्रेजी की, वो कॉम्प्रिहेंशन ही है। चीजों को आप समझ पा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है, और सबसे बड़ी बात यही है। इसी चीज पर आपको कवर अप करना है, इसी चीज पे आपको स्ट्रेंथ हासिल करनी है, स्किल्स डेवलप करनी है कॉम्प्रिहेंशन पर, चीजों को आप इंग्लिश को समझ पाए। उम्मीद है बेटा ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ये क्लास, आज की क्लास आपको कैसी लगी, ये बात को कमेंट करके जरूर बताएं। मजा आया कि नहीं इस क्लास में, ये भी हमें जरूर कमेंट करके बताएं। आगे की बेसिक की वीडियो, कल की क्लास ग्रामर इंट्रो क्लास होने वाली है, उस वीडियो को भी मिस ना करें, कल वो आ जाएगी आपके पास, नो टेंशन रहिए। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी,
आप अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाइए और मेंशन जरूर करिएगा मुझे। ये आईडी है हमारी, ठीक है, फोटो लगा हुआ है मेरा ही, आपको दिख जाऊंगा मैं, इस पे मेंशन करिए, हमें भी अच्छा लगेगा कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए, जितना हो सकता है बेटा सपोर्ट करिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, सपोर्ट करिए अच्छी तरीके से, अपना प्यार बनाए रखिए इस यूट्यूब चैनल पर और इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उनकी भी इंग्लिश अगर बहुत ही ज्यादा कमजोर है तो वो स्ट्रांग हो पाए। मिलते हैं बच्चों कल की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।